तो ये क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को दिया था। सिंपल सा क्वेश्चन था। मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है, एप्सिलॉन दे रखा है, एब्सॉर्बेंस भी दे रखी है और मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन निकालनी थी यूजिंग लैम्बर्ट बेयर्स लॉ। पाथ लेंथ 1 सेंटीमीटर देनी है। तो यही सब वैल्यूज पुट करके निकाल लेना था, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री मैंने तुम्हें कल भी बताया था, सॉरी परसों भी बताया था लास्ट क्लास में। तो लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री अगर पूछा जाएगा, क्वेश्चन में पूछा जाएगा ही, हर बार क्वेश्चन ये आता ही है, व्हाट आर द लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। तो उसमें ये दो लिखने हैं और ये दोनों लिखने के बाद इफ़ यू हैव सफिशिएंट टाइम और 10 नंबर का क्वेश्चन है तो लैम्बर्ट बियर्स लॉ भी इसके अंदर तुम घुसा दो। तो फोटोकेमिस्ट्री के दो लॉज हैं। जो फर्स्ट लॉ है उसे हम लोग ग्रोथर्स टेपर लॉ बोलते हैं। ये सिंपल सा कॉमन सेंस वाला लॉ है। इसके अंदर क्या होता है कि वही लाइट रिएक्शन कर सकती है, वही लाइट फोटोकेमिकल रिएक्शन कर सकती है जो एब्जॉर्ब हुई हो। ऐसी लाइट जो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब नहीं कर रहे वो रिएक्शन नहीं करा सकती। ठीक है, सो इट इज़ अ वेरी सिंपल कॉमन सेंस वाला क्या कहते हैं लॉ है, जिसके अकॉर्डिंग अगर मेरे पास एच आई है और वो एच नहीं करेगा तो एच प्लस आई। ठीक है, तो जो लाइट जिसने ये एच आई ने एब्जॉर्ब किया वही रिएक्शन करा सकती है। बाकी ऐसी लाइट जो एब्जॉर्ब नहीं हो रही वो बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करा सकती, क्योंकि लाइट एब्जॉर्ब रिएक्शन कराने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी है और एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ से मिलेगी, लाइट से मिलेगी। और वही लाइट जिसने लाइट एब्जॉर्ब, मतलब वही लाइट जो एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, सो इट स्टेट्स दैट लाइट मस्ट बी एब्जॉर्ब, लाइट मस्ट बी एब्जॉर्ब, लाइट को एब्जॉर्ब होना पड़ेगा बाय अ कंपाउंड इन ऑर्डर फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन होने के लिए लाइट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। ये जो मैंने इससे पहले जो फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री और सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री की जो डेफिनेशंस लिखवाई थी वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सिंपल सा लगा देता हूँ। तो ये जो है ये थोड़ी कंपैरेटिवली ज़्यादा सिंपल है, याद करने में या समझने में ज़्यादा आसानी होगी। सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, जिसको हम लोग लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस भी बोलते हैं, इसी को लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस भी बोला जाता है। ठीक है, या फिर स्टार्क आइंस्टाइन लॉ। मैंने बताया था कि स्टार्क और आइंस्टाइन ने इंडिपेंडेंटली अलग अलग ईयर में ये लॉ दिया था, और ये लॉ बोलता है states that for each photon of light absorbed by a chemical system only one molecule is activated। मतलब क्या है कि each light absorbing molecule in a photochemical reaction absorbs only one quantum of light। क्या करेगा, एक मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है, एक फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकता है, दो फोटोन को एब्जॉर्ब वो नहीं कर सकता। लास्ट क्लास में भी समझाया था। सो अगर तुम्हारे पास एक दो तीन चार मॉलिक्यूल हैं और लाइट जा रही है तो इसका मतलब क्या है, फोर क्वांटा एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब। एक मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही क्वांटम एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता है इन अ प्राइमरी प्रोसेस। पहले प्रोसेस में वो सिर्फ एक ही पार्टिकल ऑफ लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है। उसके बाद हो सकता है कि वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, फिर वो वहाँ से वापस आ जाए, फिर वो दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा, चौथा करेगा, लेकिन एक बार में एक सेकेंड में सिर्फ वो एक ही कर सकता है। ठीक है, ओनली वन मॉलिक्यूल इज एक्टिवेटेड फॉर सब्सिक्वेंट रिएक्शन। ठीक है, इसे फोटो इक्विवेलेंस लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, और ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था जब उसने क्वांटम थ्योरी प्रपोज की थी। ठीक है, तो सिंपल सा लॉ है। तो जो डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी क्या होगी, एच न्यू के इक्वल होगी, और अगर पर मोल के हिसाब से देखें तो ये एन ए एच न्यू। तो ये है फॉर वन पार्टिकल, और ये हो गया एनर्जी फॉर वन मोल। ठीक है,
तो एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे जो यूनिट होगी वो जूल होगी, यहाँ पे होगी जूल पर मोल, ठीक है। तो एक मोल मॉलिक्यूल के ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी है वो डेल्टा ई से हम लोगों को पता चलेगा, लेकिन उसके अंदर एन ए जो एवोगैड्रोस नंबर है वो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। नाउ हियर कम्स एन इम्पॉर्टेंट टर्म कॉल्ड आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी। 1 आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी। तो ये 1 आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी क्या होता है? 1 आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी इज द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स। जो तुम्हारे रिएक्टेंट्स हैं उनको पार्टिकल मैंने बोला है, और एक मोल के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको जब एब्जॉर्ब करेंगे तो उसे 1 आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी बोलेंगे, और इसे हम लोग डिनोट करेंगे डेल्टा ई से। फॉर्मूला होगा NaH, ठीक है। तो E इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है, ठीक है। अब मॉलिक्यूल की पहले से भी कुछ एनर्जी होगी, तो तुम चेंज इन एनर्जी निकालोगे कि पहले कुछ थी अब बाद में कुछ हो गई, तो कितनी उसने एब्जॉर्ब करी। ट्रांजिशन करेगा ना मॉलिक्यूल, नीचे ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में जाएगा, तो तुम्हें डेल्टा ई निकालना है। हायर की एनर्जी माइनस लोअर की एनर्जी, दोनों को माइनस करोगे तो वो आ जाएगा कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो एक पार्टिकल की एनर्जी निकालनी है तो E इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है, और अगर एक मोल की निकालनी है तो उसमें एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 लिखना पड़ेगा। कोई डाउट? ठीक है, तो मैंने ये सब यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है, ठीक है। एनर्जी एब्जॉर्ब पर मोल ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस इज देयरफॉर गिवन बाय दिस, और इसी को ही हम लोग 1 आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तो E इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा भी बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या है, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, क्या वैल्यू होती है? जूल से, ठीक है। ये प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया। सी इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में, एंड कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड लैम्डा इज इक्वल्स टू वेवलेंथ। और वेवलेंथ किस में दी होगी? जनरली नैनोमीटर में दी होगी, क्योंकि हम लोग यूवी विजिबल में डील कर रहे हैं, और यूवी विजिबल की जो एनर्जी होती है उसकी जो यूनिट होती है वो नैनोमीटर ही फिट बैठती है, तो उसे नैनोमीटर में ही लिखा जाता है, ठीक है। 1 मिनट देना मुझे ज़रा। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। अब हमें क्या करना है, क्वांटम ईल्ड निकालनी है। अब क्वांटम ईल्ड क्या होती है? क्वांटम ईल्ड इज बेसिकली जैसे हमारी थ्योरेटिकल ईल्ड होती है, ईल्ड इज बेसिकली कि कितना प्रोडक्ट हमारा बन रहा है। तो जैसे हम लोग परसेंटेज ईल्ड निकालते हैं, फॉर एग्जांपल परसेंटेज ईल्ड जो निकालते हैं वो क्या आती है, ऑब्जर्व्ड ईल्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल ईल्ड इंटू 100%, ठीक है। कितना तुम, फॉर एग्जांपल मैंने एक रिएक्शन करी, A प्लस बी इज गिविंग मी C, तो थ्योरेटिकली वो 10 ग्राम बनना चाहिए था, लेकिन जब मैंने रिएक्शन करी और जब ये रिएक्शन हम लोगों ने लैब में करी तो बना 8 ग्राम, ठीक है। तो परसेंटेज यील्ड कितनी होगी, कितनी ऑब्जर्व हुई, 8 ग्राम बना, और बनना कितना चाहिए था, 10 ग्राम इंटू 100%, अब जो भी होगी, ठीक है, मतलब 80% यील्ड आ गई, ठीक है। तो ये होती है हमारी यील्ड,
ठीक। तो इसी तरीके से क्वांटम यील्ड होती है। क्वांटम यील्ड क्या है कि क्वांटम यील्ड है कि कितने मॉलिक्यूल ने रिएक्ट करा, मतलब जितने मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। तो कितने मॉलिक्यूल्स ने रिएक्ट करा डिवाइडेड बाय कितने मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हुए थे। क्योंकि अब यहाँ पे जो फोटोकेमिस्ट्री है उसमें क्या है, पहले एनर्जी जाएगी, लाइट एनर्जी, ये मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में फिर वो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके वो प्रोडक्ट बनाएगा। तो कितना प्रोडक्ट बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल कितना है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल किस पे डिपेंड करेंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितनों ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी है। तो इसमें क्वांटम यील्ड को हम लोग डिफाइन करते हैं फाई से। प्रेजेंट हम लोग किससे करेंगे, फाई से करेंगे, ये दिख रहा होगा तुम्हें फाई। सो ये क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट, कितने मॉलिक्यूल ने रिएक्ट किया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब, मतलब कितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी थी। हमें ये पता है कि जो लाइट आ रही है वो किससे क्या है, वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। ये लाइट क्या है, बहुत सारे एनर्जी के पैकेट्स यहाँ पे पहुँच रहे हैं, और एक मॉलिक्यूल क्या करता है, सिर्फ एक ही तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल एक एनर्जी, एक क्वांटम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और वो हो जाएगा। तो हम देखना चाहते हैं कि कितनी लाइट अगर मैं डालूं, कितनी लाइट डालने के ऊपर मॉलिक्यूल रिएक्ट कर सकता है, और उसके हिसाब से कितनी ईल्ड आती है। ठीक है, लाइट कितनी ज़्यादा एब्जॉर्ब हुई है और कितनी ज़्यादा मॉलिक्यूल ने रिएक्ट किया। सो फाई को हम लोग क्या, दो फॉर्मूला, दो नहीं तीन चार फॉर्मूला है। इसमें पहला क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्ट, कितने मॉलिक्यूल ने रिएक्ट किया है। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब, कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब करी है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट रिएक्ट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइंस्टाइन ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब, कितने क्वांटम एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, इसको इस तरीके से बोला जाता है। और क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ऑब्वियसली जो फाई है वो किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि कितने प्रोडक्ट बने। तो जितने प्रोडक्ट बनेंगे उतने ही एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल होंगे, उतने ही तुम्हारे मॉलिक्यूल जो रिएक्ट कर रहे हैं वही होगा। ठीक है, तो इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटम ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब। ये नंबर ऑफ मोल्स में लिख सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हो, मोल्स भी लिख सकते हो, जो भी तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है उसी तरीके से लिखोगे। ठीक है, और एक दूसरा मेथड भी है फायर निकालने का, विच इज रेट ऑफ प्रोसेस डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना है कि किस रेट से प्रोसेस हो रहा है। अब तुम्हें याद होगा कि जो रेट होता है वो होता है माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। ठीक है, अगर रिएक्शन है A से एच न्यू लेके वो बी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, माइनस साइन क्या दिखा रहा है, रेट माइनस में नहीं है, रेट तो हमेशा पॉजिटिव में होगा, लेकिन ए की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी तो रेट को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग माइनस लगाएंगे और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, सो दिस इज अनदर मेथड जहाँ पे हम लोग रेट लिख देते हैं। ठीक है, और नीचे क्या कर देते हैं, इंटेंसिटी कर देते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब पर सेकेंड। तो कितने मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हुए हैं एक सेकंड में, तो सेकंड से सेकंड फिर वहाँ पे कट जाता है, तो जिसकी वजह से हमारा जो यूनिट्स आती हैं वो सेम ही आती है। ठीक है, सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि तुम्हें याद करना है। कब याद करना है, जब हम लोग काइनेटिक्स की बात करेंगे, किस रेट ऑफ रिएक्शन से हो रही है या रेट लॉस का क्या है। ठीक है, अब हमारे पास ना दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। तो पहले देख लेते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेस क्या होता है, और इनके लिए कहाँ चले गए प्राइमरी सेकेंडरी। आई थिंक कि मैंने ना प्राइमरी सेकेंडरी लिखे नहीं है, मैं एक पेज निकालता हूँ उसमें लिख देता हूँ। ठीक है, तो पहले इससे पहले मुझे बताना पड़ेगा कि दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, एक होता है प्राइमरी प्रोसेस और एक होता है सेकेंडरी प्रोसेस। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। किसी को कोई डाउट है? तो प्राइमरी प्रोसेस क्या होता है
This is light absorbing process where molecule absorbs energy and results in various process. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल HI ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी और उससे H बन गया प्लस I बन गया। ठीक है, तो जो प्राइमरी प्रोसेस होता है वो लाइट एब्जॉर्बिंग प्रोसेस होता है। रिएक्शन को करने के लिए दो प्रोसेस होंगे। पहला क्या है कि पहले जो मॉलिक्यूल है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा प्राइमरी प्रोसेस। ठीक है, अब ये जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है ये फर्दर रिएक्शन करके कुछ प्रोडक्ट दे सकता है। तो ये वाला प्रोसेस क्या होगा, सेकेंड। तो सबसे पहला जो स्टेप है जहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब हो रही है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस इज फॉलो। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस जरूर फॉलो होगा कि एक मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही क्वांटम ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, दो नहीं कर सकता एक बारी में, एक सेकंड में, पर सेकंड में। ठीक है, हो सकता है थोड़ी देर बाद दूसरा एब्जॉर्ब करे जब उसकी एनर्जी वापस ग्राउंड स्टेट पे आ जाए, लेकिन जब तक वो ग्राउंड स्टेट पे है तब तक वो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि उसने HI ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी। अब HI की एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद बहुत सारे अलग अलग रिएक्शंस हो सकती है, प्रोसेसेस बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे इट अंडरगो रिएक्शन डिसोसिएशन। ठीक है, वो क्या चला जाए, डिसोसिएट कर जाए। जैसे तुम्हें दिख रहा है कि HI क्या हो गया, टूट गया, H में अलग हो गया, I में अलग हो गया, और डिसोसिएशन होगा तभी जाके रिएक्शन होगी। तो इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकती हैं, जैसे इट गेट डीएक्टिवेटेड, वो क्या हो जाए, डीएक्टिवेट हो जाए। मतलब उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, फॉर एग्जांपल HI ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, हायर हायर लेवल पे पहुंचा, उसके बाद वो वापस ग्राउंड स्टेट पे आ गया। ये हो गया हायर लेवल और ये हो गया लोअर ग्राउंड स्टेट, और ये थी ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट पे वो मॉलिक्यूल था, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच गया, फिर वहां से वो वापस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। मतलब उसने क्या किया, सिर्फ उसने एब्जॉर्ब करी एनर्जी, एब्जॉर्ब एनर्जी एंड रिलीज्ड एज हीट एंड रेडिएशन, हीट और रेडिएशन की फॉर्म में वो एनर्जी रिलीज कर दी। तो अगर वो एनर्जी रिलीज कर देगा तो कोई रिएक्शन होगा, नहीं रिएक्शन होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि जब मॉलिक्यूल के ऊपर लाइट गिरती है तो चार प्रोसेस होता है। पहली चीज वो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर देता है और बाकी ट्रांसमिट कर देता है, पहला। दूसरा क्या है, फ्लोरेसेंस हो सकता है। तीसरा क्या है, फॉस्फोरेसेंस हो सकता है। दोनों में ही क्या हो रहा है, रेडिएशन रिलीज हो रही है। और चौथा क्या है, एक रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो रिएक्ट कर रहे हैं लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री में, ये हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब रिएक्शन करने के अलावा और क्या क्या चीज़ हो सकती है, या तो सिर्फ वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके वापस डीएक्टिवेट हो जाए, ठीक है, या फिर फ्लोरोसेंस दिखा दे, या फिर वो दिखा दे फॉस्फोरस। यही सब कर सकता है और तो कुछ नहीं कर सकता। चार ही प्रोसेस होते हैं जब लाइट किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर गिरती है। या तो वो एब्जॉर्ब ही ना करे, एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा, या फिर अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो चार चीज़ हो सकती है, या तो वो डिसोसिएट हो जाएगा और रिएक्शन कर लेगा, या फिर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके डीएक्टिवेट हो जाएगा, वापस आ जाएगा, या फिर फ्लोरेसेंस दिखाएगा या फॉस्फोरेसेंस दिखाएगा। तो यही चार प्रोसेस हो सकते हैं प्राइमरी प्रोसेस। अब यहाँ पे हम लोगों ने दूसरा देखते हैं, सेकेंडरी प्रोसेस। सेकेंडरी प्रोसेस क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ
ऑफ प्राइमरी प्रोसेस, प्राइमरी प्रोसेस का जो प्रोडक्ट है क्या है, ये वाला एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी प्रोसेस may involve in subsequent थर्मल रिएक्शन। ठीक है, थर्मल का मतलब क्या है, जो सिर्फ टेम्परेचर की बेसिस पे। इट में इंक्लूड वन और मोर स्टेप्स। इसमें क्या होता है, वन और मोर स्टेप्स आ सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी प्रोसेस क्या हुआ, एक मैकेनिज्म जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें 3 या 4 स्टेप होते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन जब हम लोग लिखते हैं उसमें भी 3 या 4 स्टेप होंगे। उसमें से जो पहला स्टेप होगा वही प्राइमरी होगा, जिसमें लाइट एब्जॉर्ब होगी। लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ से उसे क्या मिलेगी, एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी और मॉलिक्यूल हो जाएगा एक्टिवेटेड। अब मॉलिक्यूल एक्टिवेट होने के बाद जो भी रेस्ट ऑफ द रिएक्शंस है उन्हें हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी प्रोसेस। इन्हीं प्रोसेस से क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। और ये जो प्रोसेस होते हैं ये थर्मल होता है। ये क्या होता है, थर्मल रिएक्शंस होती हैं। थर्मल रिएक्शन मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे, ये लाइट पे डिपेंड नहीं करेंगे। लाइट का क्या काम था, लाइट का काम था कि उसने एनर्जी दी, मॉलिक्यूल ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी और प्राइमरी प्रोसेस कर दिया। अब ये जो प्राइमरी प्रोसेस है इसके ऊपर एक्टिवेशन एनर्जी है, सफिशिएंट एनर्जी है। अब ये टूट के फर्दर रिएक्शन करता चला जाएगा, करता ही चला जाएगा। ठीक है, अब किसी लाइट की ज़रूरत नहीं है। तो प्राइमरी प्रोसेस में लाइट इन्वॉल्व होती है, सेकेंडरी प्रोसेस में लाइट इन्वॉल्व नहीं होती है और वहाँ पे सिर्फ थर्मल रिएक्शंस होती है। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है क्या? समझ में आ गई? मैं पूछ रहा हूँ बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं आ रहा? अच्छा, चलो मैं चुप कराता हूँ। अब देखो, प्राइमरी प्रोसेस है, जैसे एच आई ने एनर्जी यूज करी तो H प्लस आई में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो H है ये वापस एच आई के साथ रिएक्ट कर सकता है और वो दे देगा H2 प्लस आई, एंड देन आई प्लस आई दे देगा आई। ठीक है, तो ओवरऑल जो रिएक्शन है उसमें क्या है, एच आई डिकम्पोज हुआ, ट्वाइस ऑफ एच आई डिकम्पोज हुआ H2 प्लस आई टू में। ठीक है, और ये रिएक्शन क्या हो रही है, H न्यू में हो रही है। लेकिन इसमें जो पहला स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप है, ये हो गया तुम्हारा प्राइमरी प्रोसेस। और बाकी जो स्टेप्स हैं वो हो गया सेकेंडरी प्रोसेस। ठीक है, तो पहला क्या है, प्राइमरी प्रोसेस है और बाकी जितने भी बचेंगे वो होंगे सेकेंडरी प्रोसेस। ठीक है, और यहाँ पे कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है क्योंकि मॉलिक्यूल ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, उसके पास सफिशिएंट थर्मल एनर्जी है कि वो फर्दर रिएक्शन करते रहे। कोई डाउट सो फार? हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, जो लाइट थी ना उसने क्या किया, एच आई लिया, एच आई मॉलिक्यूल रिएक्शन नहीं कर सकता, तो लाइट ने क्या किया, एच आई का जो बॉन्ड था उसको तोड़ दिया। अब H के पास एक इलेक्ट्रॉन है और I के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, दोनों क्या है, रिएक्टिव है। अब ये क्या करेंगे, फर्दर रिएक्शन करते जाएंगे क्योंकि ये भी रिएक्टिव हो गया और ये भी रिएक्टिव। पहले क्या है, वो अनरिएक्टिव है, वो ऑटोमेटिक रिएक्शन नहीं कर सकता, तो लाइट ने एब्जॉर्ब करने के बाद एक्टिवेट कर दिया। अब एक्टिवेट होने के बाद वो लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेगा। लाइट एब्जॉर्ब क्यों करेगा, वो H ही सफिशिएंट है कि वो HI के साथ फर्दर रिएक्ट कर ले। ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये दोनों कंबाइन करके H2 बना लेंगे और आयोडीन के पास एक इलेक्ट्रॉन अपना रह जाएगा। फिर आयोडीन आयोडीन रिएक्ट करके I2 बना लेंगे। तो जो प्राइमरी प्रोसेस है उसी में ही लाइट एब्जॉर्ब होगी, सेकेंडरी और टर्शरी में लाइट का कोई काम नहीं होता है। ठीक है, अब
जो हम लोगों ने क्वांटम एफिशिएंसी करी थी या क्वांटम यील्ड करी थी, क्वांटम यील्ड को क्वांटम एफिशिएंसी भी बोलते हैं। तो ये क्या बोलता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टेड, कितने मॉलिक्यूल ने रिएक्ट किया है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्वांटा क्वांटा पैकेट्स, ठीक है। तो कितने मॉलिक्यूल ने रिएक्ट किया, तो अगर हम लोग प्राइमरी प्रोसेस में देखेंगे तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फोटो इक्विवेलेंस, एक मॉलिक्यूल क्या करता है, एक क्वांटम को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो अगर 10 मॉलिक्यूल रिएक्ट करे तो ऑब्वियसली 10 मॉलिक्यूल ने ही रिएक्शन की होगी, सॉरी 10 मॉलिक्यूल ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी तभी 10 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो प्राइमरी प्रोसेस के लिए जो क्वांटम एफिशिएंसी होती है वो 1 होती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखने वाली चीज़ है। द क्वांटम yield for primary process should be equal to 1। कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मतलब पाई की वैल्यू 1 होनी चाहिए एज पर फोटो इक्विवेलेंस लॉ, ठीक है, सॉरी फोटो केमिकल इक्विवेलेंस लॉ। क्योंकि फोटो केमिकल इक्विवेलेंस लॉ क्या बोलता है कि अगर एक क्वांटम एनर्जी यूज हुई है तो एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, और अगर 100 मॉलिक्यूल ने रिएक्ट किया तो ऑब्वियसली 100 क्वांटम यूज होगा। तो इस तरीके से प्राइमरी प्रोसेस का जो क्वांटम यील्ड होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए, ठीक है। मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ क्या होनी चाहिए, होती नहीं है। हाउएवर क्वांटम यील्ड कैन बी लेस देन, क्वांटम यील्ड 1 से कम भी हो सकती है और एज हाई एज 10⁵ और 10⁵ की भी हो सकती है, ठीक है। इतना बड़ा वैल्यू भी हो सकता है। तो मुझे बताओगे कि ऐसा क्यों है। पहले तो मुझे ये बताओ कि क्वांटम यील्ड को 1 के इक्वल होना चाहिए था, लेकिन बहुत सारी रिएक्शंस हैं जहाँ पे क्वांटम यील्ड क्या होती है 1 से कम होती है, रीज़न दे सकते हो। बोलो यस नो, क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया। क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आंसर नहीं पता तो थोड़ा दिमाग लगाओ। क्वांटम यील्ड 1 से कम आने का क्या मतलब है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टेड अगर 1 होगा इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्वांटम पैकेट्स एब्जॉर्ब, ठीक है। तो जितने एनर्जी एब्जॉर्ब करी उतने ने मॉलिक्यूल ने रिएक्शन कर लिया, लेकिन अगर क्वांटम यील्ड 1 से कम है तो मतलब क्या है, नंबर ऑफ क्वांटम एब्जॉर्ब्ड ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टेड, यही होगा। तो मतलब एनर्जी तो मॉलिक्यूल ने ज़्यादा एब्जॉर्ब करी लेकिन उतने मॉलिक्यूल ने रिएक्ट नहीं करा, ये समझ में आया। तो अब वही मैं पूछ रहा हूँ कि रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर मॉलिक्यूल जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो
रिएक्शन करे, अभी पीछे ही दिखाया मैंने कि क्या हो सकता है वो रिएक्शन कर ले, लेकिन हो सकता है कि वो डीएक्टिवेट हो जाए, फ्लोरेसेंस दिखा दे, फॉस्फोरेसेंस दिखा दे। तो ज़रूरी नहीं है कि लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद वो रिएक्शन ही करेगा, वो डीएक्टिवेट भी हो सकता है, वो फ्लोरेसेंस फॉस्फोरेसेंस में भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो क्या होगा कि कम मॉलिक्यूल ही रिएक्ट करेंगे, अगर मॉलिक्यूल कम रिएक्ट करेंगे तो एनर्जी तो एब्जॉर्ब ज़्यादा कर ली, मॉलिक्यूल कम रिएक्ट करे तो उस केस में जो क्वांटम यील्ड क्या आएगी वो एक से कम आएगी। समझ में आया ये? हम्म। अब क्वांटम यील्ड क्या होती है, 10⁵ तक भी जा सकती है। ठीक है, तो समझ रहे होगे कि मॉलिक्यूल ने एनर्जी कितनी ऑब्जॉर्ब करी, एक मॉलिक्यूल ने एनर्जी ऑब्जॉर्ब करी, और रिएक्शन कितने कर रहे हैं, 10,000 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर पा रहे हैं। तो ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है, बहुत सारी रिएक्शन में ऐसा होता है। कौन सी रिएक्शन? चेन रिएक्शन जो होती है। ठीक है, जैसे तुमने न्यूक्लियर बॉम्ब सुना होगा। ठीक है, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल को फटने की ज़रूरत होती है, उससे इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि कॉन्टिन्यूसली सारे मॉलिक्यूल क्या करते हैं, फटते चले जाते हैं। ठीक है, और एक ब्लास्ट हो जाता है बहुत बड़ा। ठीक है, समझ में आया? तो पहले जो रिएक्शन है उसमें इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है कि आगे के जितने मॉलिक्यूल हैं वो कॉन्टिन्यूसली रिएक्ट करे जा रहे हैं। तो पूरी रिएक्शन को कराने के लिए सिर्फ एक मॉलिक्यूल की रिक्वायर्ड है, एक मॉलिक्यूल ऑफ क्वांटम की। ठीक है, तो अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ क्वांटम एब्जॉर्ब हो जाएगा तो रिएक्शन होती ही चली जाएगी। इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं चेन रिएक्शन। तो चेन रिएक्शन में जब एक रिएक्शन होने के बाद सब्सिक्वेंट सारी रिएक्शन एक साथ होती ही चली जाती हैं, उन केसेस में जो क्वांटम एफिशिएंसी है या क्वांटम यील्ड है वो बहुत ही हाई आ जाती है। ठीक है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ने पूरी की पूरी रिएक्शन खत्म कर दी। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे रीजन फॉर हाई क्वांटम एफिशिएंसी, कि हाई क्वांटम एफिशिएंसी या हाई क्वांटम यील्ड क्यों आ सकती है। सॉरी, लो लिखा हुआ है। हाँ, लो एंड हाई। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि लो क्यों आ रही है, उसके बाद फिर नेक्स्ट में है कि हाई क्वांटम यील्ड क्यों आ रही है। तो लो मैंने तुम्हें बता दिया है। पहली चीज़ है कि जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है वो सिंपली एमिट द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज एब्जॉर्ब। तो वो क्या करेगा, सिर्फ एनर्जी एब्जॉर्ब करके जो एनर्जी है वो रिलीज कर देगा। ये जो एनर्जी रिलीज हुई है इसे हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस रेडिएशन। तो वो उसने क्या किया, सिर्फ रेजोनेंस किया और वो एनर्जी रिलीज कर दी, तो रिएक्शन नहीं हुई। जो एनर्जी है वो री एमिटेड हो जाए, जैसे फ्लोरेसेंस हो जाए या फॉस्फोरेसेंस हो जाए। ठीक है, द मॉलिक्यूल में कोलाइड विद अदर मॉलिक्यूल एंड पास देम सम और ऑल ऑफ द एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, तो दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, कोलिजन कर ले। मतलब एक मॉलिक्यूल था जिसके पास एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल था, उसने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन कर ले। कोलिजन करने के बाद क्या होगा कि उसकी उसकी एनर्जी थी वो दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर होगी। अब उसके पास इतनी एनर्जी है नहीं कि वो रिएक्शन कर पाए, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, हीट की टर्म में डिग्रेड हो जाएगी। ठीक है, और मॉलिक्यूल क्या करेगा, ग्रेजुअली भी डिग्रेडेड इनटू हीट। ठीक है, मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी रिलीज करके खत्म हो जाएगी। ठीक है, एक्साइटेड मॉलिक्यूल में रिएक्ट विद अदर मॉलिक्यूल। अब एक्साइटेड मॉलिक्यूल है वो प्रोडक्ट बना नहीं रहा है, वो किसी और के साथ उल्टी सीधी रिएक्शन में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो अगर वो प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, डिजायर प्रोडक्ट नहीं दे रहा है और बाय प्रोडक्ट्स देने में लगा हुआ है, तो उस केस में भी क्वांटम एफिशिएंसी या क्वांटम यील्ड क्या होगी, कम होगी। द इलेक्ट्रॉन में डिकम्पोज थ्रू प्री डिसोसिएशन। ठीक है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने से पहले ही वो टूट गया। ठीक है, उसे प्री डिसोसिएशन बोलेंगे। और अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने से पहले ही टूट गया तो वो प्रॉपर्ली एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा जितनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, और वो फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब मॉलिक्यूल डीएक्टिवेट होगा। ठीक है, हाई क्वांटम यील्ड का मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि ऐसी रिएक्शन जहाँ पे फ्री एटम या फ्री रेडिकल जनरेट हो जाते हैं प्राइमरी प्रोसेस में। ये जो रेडिकल्स होते हैं ये खुद ही इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं कि वो रिएक्शन को प्रोपोगेट कर पाए। ठीक है, जैसे एच आई वाली रिएक्शन है, इसमें मैं एच न्यू डालूंगा तो एच रेडिकल प्लस आई रेडिकल बनेगा। ठीक है, ये जो स्टेप है ये इनिशिएशन स्टेप है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, प्रोपोगेशन स्टेप हो जाएगा। मतलब ये मॉलिक्यूल क्या करता रहेगा, रिएक्ट करता ही चला जाएगा। अब आई रेडिकल फिर एच आई से रिएक्ट करेगा, इसको मैं इधर ले आता हूँ।
ये बचा I2 प्लस H रेडिकल, फिर H रेडिकल और HI मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, H2 प्लस I रेडिकल, फिर ये I रेडिकल क्या करेगा, फिर HI से फिर रिएक्ट करेगा, फिर से H रेडिकल प्लस I2 जनरेट होगा। तो ये जो स्टेप्स हैं, ये कौन सा स्टेप है, प्रोपोगेशन। चेन रिएक्शंस ही हैं ये, कि एक स्टेप तो हो गया, एक स्टेप को एक्टिवेट कर दिया, उसके बाद जो बाय प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो बन रहा है रेडिकल बन रहा है, ठीक है। जब रेडिकल बनेंगे, ठीक है, या सिर्फ एक्टिवेटेड एटम्स बनेंगे, तो एटम तो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो वो कॉन्टिन्यूसली क्या करता रहेगा, रिएक्ट करता रहेगा और प्रोडक्ट बनाता जाएगा। फिर फाइनली जो एच रेडिकल है वो बाकी के एच रेडिकल से कंबाइन करके H2 बनाएगा और आई रेडिकल आएगा, और फिर फाइनल रिएक्शन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उससे हम लोग बोलेंगे टर्मिनेशन, ठीक है। तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी और रिएक्ट कितने कर गए, 1 2 3 4, ठीक है, एंड सो ऑन, जितने भी रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी और 100,000 10,000 मॉलिक्यूल एक साथ रिएक्ट कर गए। तो इस टाइप की रिएक्शन में क्या होता है, जो क्वांटम यील्ड आती है वो बहुत ही हाई हो जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल रिएक्ट कितने आ गए, 10,000, और एनर्जी कितने एब्जॉर्ब करी है, तो यहाँ पे हो गई 10⁴ की क्वांटम यील्ड आ गई या क्वांटम एफिशिएंसी आ गई। क्लियर हो गया ये सबको? ठीक है, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, अ सैंपल ऑफ गैसेस HI was irradiated by light of wavelength 253.7 nanometer when 307 joule of energy was found to decompose इतना mole of HI. Calculate the quantum heat for the dissociated HI. तब इसकी हमें क्या निकालनी है, क्वांटम यील्ड निकालनी है। ठीक है, तो निकालते हैं। तो क्वांटम यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड या नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटम ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, कितने मॉलिक्यूल की एनर्जी एब्जॉर्ब की गई। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है कि कुछ तो दे ही नहीं रखा, कुछ दिया है, हाँ एक आधा चीज़ दे रखी है इसमें। तो पहले लिखते हैं कि क्या क्या दे रखा है। तो पहली चीज़ जो दे रखी है, वेवलेंथ लैम्डा दे रखी है, कितनी है, 253.7 इंटू 10⁻⁹ मीटर, नैनोमीटर है, नैनो मैंने वैसे लिख दिया। सेकेंड जो टोटल एनर्जी दे रखी है वो दे रखी है 307 जूल। ठीक है, तो लाइट आई है और उसकी वेवलेंथ इतनी है और उसने मॉलिक्यूल ने 307 जूल की एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, और डिकम्पोज होके इतने मोल ऑफ HI दे दिया, was found to decompose इतना मोल ऑफ HI। ठीक है, तो नंबर ऑफ HI रिएक्टेड, जितने डिकम्पोज होंगे उतने ही रिएक्शन देंगे। 1.30 इंटू 10⁻³ मोल। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टेड तो दे रखा है तुम्हें, ठीक है, नंबर ऑफ क्वांटम ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं दे रखा, तब इसको हम लोगों को निकालना है। तो टोटल एनर्जी कितनी दे रखी है, टोटल एनर्जी तुम्हें दे रखी है 307 जूल। ठीक है, तो इतनी जूल ऑफ एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन तुम्हें क्या नहीं दे रखा है, तुम्हें जूल पर मोल नहीं दे रखा है कि एक मोल ने कितनी एनर्जी दी, तो उससे तुम नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल सकते। तो चलो हम लोग पहले एनर्जी ऑफ 1 फोटोन निकालेंगे। ठीक है, तो हमें पता है टोटल एनर्जी कितनी होगी, n नंबर ऑफ फोटॉन्स प्लस एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। मतलब तुमने 307 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करी है, तो 307 जूल की एनर्जी एक साथ तो आएगी नहीं, वो n इंटू एनर्जी ऑफ फोटोन होगा। एक फोटोन की एनर्जी को तुम n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि 307 का एक पैकेट तो आएगा नहीं, बहुत सारे छोटे छोटे पैकेट्स हैं, और उन सब की जो एनर्जी मिलाई है, टोटल एनर्जी उनकी 307 बन गई। ठीक है, तो अगर तुम्हें एक फोटोन की एनर्जी पता चल जाए, टोटल एनर्जी तुम्हें पता है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल जाएंगे। तो 307
जूल डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी, उससे तुम्हें नंबर ऑफ फोटॉन्स मिल जाएंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स मिल जाएंगे तो मतलब नंबर ऑफ क्वांटम ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब तुम्हें मिल गया। ठीक, तो पहले एनर्जी ऑफ वन फोटोन निकालेंगे। तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन के लिए हम क्या करेंगे बताओ? हाँ, E इज इक्वल्स टू एच न्यू से ही आएगा, और हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं। और हम लोग एनर्जी ऑफ क्या निकाल सकते हैं? हम लोग एनर्जी ऑफ आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी निकाल सकते हैं। तो उसमें हम लोग Na मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी आ जाएगी एनर्जी पर मोल आ जाएगी, और उससे मोल्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले वन फोटोन की एनर्जी निकाल लेते हैं, लेकिन उसमें मोल्स नहीं आएंगे, तो मुझे Na से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एनर्जी ऑफ वन फोटोन नहीं निकाल रहा हूँ, मैं एनर्जी पर मोल ऑफ फोटोन निकाल लेते हैं। तो Na एच सी बाय लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, Na की वैल्यू कितनी है? 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। सी क्या है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना है? 253.7 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो काटते हैं हम लोग। सेकंड से पर सेकंड कटेगा, मीटर से मीटर कट गया। ठीक है, और ये क्या आएगी? जूल पर मोल आ जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10⁻23 माइनस 34, और ये ऊपर 9 आ जाएगा। तो 23 प्लस 9 इज 32 माइनस 34 10⁻2। अरे 8 भी है, प्लस 8 10⁻6 जूल पर मोल। ठीक है, तो वन आइंस्टीन हम लोगों ने निकाल लिया कि इतना आइंस्टीन आता है, तो मतलब एक मोल फोटोन की एनर्जी इतनी है। तो इससे हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे, कितने मोल्स हैं। नंबर ऑफ मोल्स से हम लोग नंबर ऑफ वो निकाल सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कितने नंबर ऑफ एच आई ने रिएक्ट किया वो मोल्स में ही दे रखा है, तो हमारे लिए मोल्स ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। ठीक है, तो टोटल एनर्जी इतनी है और एनर्जी पर मोल इतनी है, तो हम लोग ये निकाल सकते हैं कि कितने मोल्स आए होंगे। तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी पर मोल। तो टोटल एनर्जी कितनी है? 307 जूल है, और एनर्जी पर मोल कितनी है? 0.4718 इंटू 10⁻6 जूल पर मोल। जूल से जूल कटेगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा पर मोल कितना एनर्जी, मतलब कितने मोल्स है हमारे पास जिन्होंने एनर्जी दी है। तो 307 डिवाइडेड बाय 0.4718, ये आ गया 650.699 इंटू 10⁻⁻6 मोल। ठीक है, मैं इसको यहीं छोड़ता हूँ, मतलब ऐसे ही छोड़ता हूँ। तो यहाँ पे हमें पता चल गया नंबर ऑफ क्वांटम एब्जॉर्ब कितना आया है? 650 इंटू 10⁻⁶.699 इंटू 10⁻⁶ मोल। ठीक है, तो मोल को तो मल्टीप्लाई करके नंबर भी निकाल सकते हो, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमें पता है पाई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ
एच आई रिएक्टेड कितने दे रखे हैं, ये दे रखा है 1.30 इंटू 10 पर इतना ही है, डिवाइडेड बाय 6.50 नहीं 650.699। भाई मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करते हैं। 6.51 इंटू 10⁻³ ये भी मोल आ जाएगा। ठीक है, 2 आएगा। अब डिवाइड कर लेते हैं कितना आएगा। 1.30 डिवाइड बाय 6.51 ये आ गया 0.19969 इंटू 10⁻⁻1। मोल से मोल कटेगा, ये 0.0199 या सीधा लिख दो 0.02। तो इसका जो फाई आया है वो 0.02 है। ठीक, देख सकते हो तुम, 1 से बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब इसमें जितनी भी एनर्जी मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब करी है वो सारी किस में कन्वर्ट नहीं हुई है, रिएक्शन में कन्वर्ट नहीं हुई है। आगे समझ में किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? सिंपल क्वेश्चन था। ओके, सो हेयर इज अनदर क्वेश्चन, लेकिन 6 बज के 19-20 मिनट हो गए हैं। ये क्वेश्चन कराऊंगा तो इसको 10-15 मिनट तो लगेंगे, बड़ा क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, ये तुम होमवर्क के लिए लिख लो। पता नहीं तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, एक काम करता हूँ, तुम देख लेना, हो जाता तो ठीक है, नहीं होता तो कोई नहीं। 90% चांसेस हैं कि नहीं होगा, बाकी तुम्हारी मर्जी है। तो इसमें क्या है, इन अ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ इथिलीन आयोडाइड, ये इथिलीन आयोडाइड है, इसने लाइट एब्जॉर्ब करी, C2H4 प्लस I2 दे दिया, विद रेडिएशन 424 नैनोमीटर दे दिया। आयोडीन फॉर्म्ड आफ्टर 20 मिनट्स, 20 मिनट बाद रिएक्शन के आयोडीन फॉर्म हो गई। इस आयोडीन रिक्वायर्ड इतना मोल ऑफ, ठीक है, ये जो आयोडीन है इसको टाइट्रेट किया Na2H2O3 के उससे, ठीक है, और इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो 0.0025 मोलर थी, और इसकी जो वॉल्यूम है वो है 41.14 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसको इसके साथ रिएक्ट करवाया। ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट सोर्स दे रखी है, इंटेंसिटी दे रखी है जूल पर सेकेंड। तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो आई एब्जॉर्ब होता है, जो लाइट एब्जॉर्ब होती है वो इंटेंसिटी इंटू टाइम हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी इंटू टाइम। ये तुम्हें ध्यान रखना है, क्योंकि इंटेंसिटी की यूनिट देखो जूल पर सेकेंड है। जूल पर सेकेंड में तुम सेकेंड मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा जूल आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी। तो एनर्जी क्या होगी, इंटेंसिटी इंटू टाइम, कितने इंटेंसिटी है, कितने सारे मॉलिक्यूल पर सेकेंड वो वहाँ पे अटैक करें, वो तुम्हारा एनर्जी दे देगा। या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू एंड कितनी एनर्जी एक सेकेंड में मॉलिक्यूल्स को मिल रही है, उसको इंटेंसिटी बोलते हैं हम लोग। तो सेम है, तो तुम्हारे यहाँ से एनर्जी आ जाएगी किसकी, लाइट सोर्स की एनर्जी आ जाएगी कि कितनी एनर्जी वो दे रहा है। रेडिएशन की ये दे रखी है, तुम्हारी एनर्जी प्रॉपर पर मोल भी एनर्जी आ जाएगी यहाँ पे। अब क्या बचा, आयोडीन का हम लोग बैक टाइट्रेशन करते हैं और उससे हम लोग ये रिएक्शन निकालते हैं। ठीक है, और ये रिएक्शन छोड़ दो, ये मैं खुद ही कराऊंगा क्योंकि तुमने कभी बैक टाइट्रेशन करी नहीं है, तो उस बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व होना है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इसको छोड़ देना, होमवर्क के लिए नहीं है ये, मैं खुद ही कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शंस कौन सी होती हैं, ऐसी रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में होती है उन्हें फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, द फोटोन एनर्जी लाई मोस्टली इन विजिबल, जो भी एनर्जी है वो विजिबल में यूज़ होती है। जैसे HI में लाइट डालते तो H2I2 में कन्वर्ट हो जाता है, HBr में लाइट डालेंगे तो H2Br2 में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया में लाइट डालेंगे तो N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 हो जाएगा, एसीटोन में लाइट डालेंगे तो वो भी डिकम्पोज हो जाता है। तो ऐसे बहुत थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस आर अवेलेबल जिनको हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक,
अब इसमें हम लोगों को करनी है काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। कि काइनेटिक्स हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने देखा था रेट कैसे निकालते हैं, रेट लॉ क्या होता है, उसी के बेसिस पे अब हम लोग काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस करेंगे। बहुत सारी रिएक्शंस देखेंगे, उनसे स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे और उनका रेट लॉ निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या उनका रेट लॉ है। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ी सी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक, तो अगर मैं एग्जांपल लूँ, Br2 ने एच न्यू एब्जॉर्ब किया और ट्वाइस ऑफ Br दे दिया, तो जो क्वांटम यील्ड आएगी वो क्या होगी, अमाउंट ऑफ Br2 डिकम्पोज्ड पर यूनिट टाइम, अमाउंट ऑफ Br2 जिन्होंने रिएक्ट किया है डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब पर यूनिट टाइम। ठीक है, या फिर कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी है, कितना क्वांटम एब्जॉर्ब हुआ है, तो वो क्वांटम एब्जॉर्ब क्या होगा, IABS पर सेकेंड इंटू टाइम की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे एक सेकेंड में बात हो रही है कि कितने रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है पर सेकेंड। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने इससे पहले लिखा था कि फाई को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट डिवाइडेड बाय IABS, मतलब इंटेंसिटी या एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, तो वही फॉर्मूला यूज़ किया है, तो इसका रेट क्या होगा, -d Br2/dt ये। ठीक है, अब फाई निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, रेट निकालना पड़ेगा। और रेट कैसे निकलता है, रेट काइनेटिक्स से निकलता है, तो वही काइनेटिक्स की इक्वेशन हम लोग यूज़ करके यहाँ पे हम लोग क्वांटम यील्ड निकालेंगे फॉर 9 सारी रिएक्शंस की। तो बेसिकली 2 रिएक्शंस करेंगे हम लोग मोटी-मोटी, और बाकी उसके बेसिस पे हम लोग निकालेंगे क्या कैसे निकालना है। ठीक है, ये भी हम लोग कल डिटेल में करते हैं। ठीक है, पहले वो क्वेश्चन करेंगे, 10-15 मिनट वो क्वेश्चन करने में हो जाएगा, और उसके बाद फिर 2-3 रिएक्शन का फोटोकेमिकल हम लोग निकाल लेंगे। मैं इधर फिर भी ट्राई करता हूँ, 25 तो हो ही गए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करनी है मुझे, तो यहीं पर ख़त्म करता हूँ मैं फिर। ठीक है, इसको हम लोग टॉपिक ऑब्वियसली छूट गया है, तो 2 टॉपिक बचे हैं, काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। 2 रिएक्शन लेंगे, उनका रेट लॉ निकालेंगे और वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे तुम्हारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, तो मंडे को खत्म हो जाएगा तुम्हारा। जितना भी है तुम लोग वापस अच्छे से रिवाइज करना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व कर लेना। ठीक है, और जो भी नहीं होगा वो मुझे बता देना। ठीक, ठीक है, तो फिर यहीं पर ख़त्म करते हैं क्लास।